बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये सच है कि कलाकार आर्टिस्ट जो होता है वो मन का मौजी होता है, वो मन के मुताबिक अपना चुनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, अक्षय, विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, करण अपना 12th करके वापस फिर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आजकल प्रोफेशनल गिटार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया, एक मल्टीनेशनल में काम करते हैं आशुतोष, लेकिन कभी कभी हमारे शो में यहां पर भैया जी कहीं में आते हैं। आप चारों पांचों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं कलाकार से मैंने बात शुरू की थी। ये बात सच है कि आर्टिस्ट अपने मन का मौजी होता है, वो अपने मन से चुनता है क्या गाना क्या नहीं गाना। मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बात सच है कि हिंदुओं के मुताबिक ये जो महीना है वो सावन का है और उसमें भी पुरुषोत्तम मास है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस्लाम को मानने वालों के मुताबिक ये महीना मुहर्रम का है। बहुत बहुत उनको, जो तमाम सारे लोग आज यहां पे प्रोग्राम में शरीक हैं, उस करबला के युद्ध को, उस करबला के मैदान को, प्यास को किसने डिफाइन किया जा सकता है महीन तरीके से, वो करबला के मैदान को सोचना चाहिए, प्यास समझ में आ जाएगी। आज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर शायर मौजूद हो जाए और दिख जाए तो यकीनन वो तिश्नगी जो है, वो प्यास जो है, वो संजीदा कर सकता है, उसके अंदर ये हुनर होता है। इसीलिए मैंने आर्टिस्ट से बात शुरू की थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू। मैं आपका आज शेर सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। करबला याद किया मैंने, क्यों नहीं याद करेंगे। यहां हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग करबला के मैदान में गए थे, उस युद्ध में भी गए थे, क्यों नहीं। मैंने पढ़ा है तो मैं याद करूंगा, जिक्र करूंगा उसका, और करना चाहिए। ये शो इस मायने में बिल्कुल जुदा है, अलग है भाई, कि इसमें हम आपसे सीखते हैं और आप मुझे बताते हैं कि आप ऐसे बोलिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए। जब आप ऐसे बोलेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। मैंने हमेशा कहा 2 पुड़िया या 2 शीशे जरूर रखता हूं अपनी पैंट की जेब में, पीछे जींस पहनता हूं। हाँ भैया, ये सच है। एक शीशे से मैं खुद अपने को देखता हूं और एक शीशा मैं आप सबके लिए, आपसे मतलब वो सारे लोग जरूर रखता हूं, देखना चाहिए। आग लगाना बहुत आसान है, बुझाना बहुत मुश्किल है। बहुत, कहां से आना हुआ? क्या नाम है साहब? अमोक। अमोक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बुझाने के लिए सामान चाहिए। 100 बात की एक बात है ये, बुझाने के लिए सामान चाहिए। कहां से आना हुआ? अब दिल्ली में ही रहते हैं साहब। क्या नाम साहब? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश सूर्या। ऐसे नहीं बुझेगी आग, बड़ा आसान है। अभी मैं कुछ एक बात कह दूं ऐसी, अभी आग लग जाए 2 मिनट के अंदर, लेकिन मैं बुझाने के लिए कहां से सामान लाऊंगा? सामान तो है ही नहीं मेरे पास। और आजकल हो क्या रहा है, आग लगाओ लगाओ, जितना मन है उतना लगा लो, बुझाने वाले वो आएंगे बाद में। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप यहां मौजूद हैं। और मैं आपको इस बात का जिक्र करना चाहूंगा, जो लोग कहते थे कि 35A और 370 के हट जाने से क्या फर्क आएगा कश्मीर में, उनको जाना चाहिए और जाके देखना चाहिए श्रीनगर में और तमाम जगह कि किस तरह से वो जुलूस निकला मुहर्रम का। मुहर्रम का वो जुलूस देखना चाहिए। मैं आज 370 पे भी बात नहीं है, 35A पे भी बात नहीं है, किसी पे बात नहीं है। आज बात दरअसल मैं ये कह रहा था, कभी कभी क्या होता है, आंवले का स्वाद और बड़े की बात थोड़ा देर में समझ में आती है। मुझे भी देर में ही समझ में आई। आंवले का स्वाद खा लीजिए आंवला, कुछ देर बाद समझ में आएगा कि मीठा था या पानी पीजिए तो पता चलेगा। और वैसे ही बड़े की बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। शायर कह जाए हफ्ते 2 हफ्ते लगते हैं समझने में। क्या शेर क्या है, कुछ बताइए। शेर क्या है? आपने करबला का जिक्र करा तो एक शेर याद आ गया मेरे। हाँ, इसमें किसी इंसानियत की कैद नहीं, कोई भी हो। हाँ, आपने इमाम हुसैन ने आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ी, बिल्कुल, और शहीद हो गए जी। तो उन्होंने कहा, एक शेर याद आ गया कि दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए।
लखनऊ का बाशिंदा हूं, समझ सकता हूं जब शेर, अगर शेर भी क्या, जब याद हो मुहर्रम की तो लोग वजन उठा लेते हैं दूसरे का। आइए उधर बैठ जाइए, आके आ जाइए, आ जाइए हुजूर। जी बिल्कुल, आप शेर पढ़िए, आज तो मुशायरा ही लगता नहीं हो जाएगा। जी नहीं, आपने जिस महीने का जिक्र किया है, वैसे तो आज श्रावण मास का भी चौथा सोमवार है, वो भी पवित्र है। यासिर जिलानी हमको सोमवार का सावन याद दिला रहे हैं और हम इनको मुहर्रम की, लेकिन पता नहीं ये सामान मिलेगा कहां से हुजूरे आली। मैं बताओ सर, आपने एक बात कही थी 370 हटा, मैं कहता हूं कि ठीक है 370 एक कानूनी ढंग से या पॉलिटिकल उससे, लेकिन सबसे बड़ा डेडिकेशन, सबसे बड़ा वो उन आर्मी फोर्स और उन वहां की लोकल पुलिस, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैं थैंक्सफुल देना चाहता हूं जिन्होंने उस चीज को कंट्रोल करके सक्सेस बनाया। मैं आज मनोज सिन्हा साहब को भी शुक्रिया कहना चाहता हूं। मैं जाना जी, हाँ बताओ भाई, जरूर बताओ। आज तो सब तो बता रहे, धारा 370 किसने हटाया? एक अकेला सब पर भारी, बोलते हैं ना, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। तो मोदी जी को ही मैं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूं। वो बोलते हैं, ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला। शेर आपका रहेगा। अरे रह कैसे जाएगा, जब प्रोग्राम में मैं हूं तो रहेगा कुछ नहीं, सारे सामान निकाले जाएंगे। बाद में पॉलिटिकल व्यवस्था नहीं, आज मुझे लग रहा बहस होनी ही नहीं चाहिए। आज इसी पे करबला के मैदान को याद करिए, बाकी सब चीजें अच्छी बातें कहिए, जो चीजें हैं क्या जरूर है रोज रोज वही 370 याद किया। आपको पता है, इसलिए याद आया कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 34 साल के बाद आपको श्रीनगर की जो डल लेक है वहां से लाल चौक तक मुहर्रम का जुलूस निकला है। आप उस पे फिर जो अभी हमारे सामने नौजवान शेर पढ़ रहा था और कह रहा था एक अकेला जो सूरमा है, वो सोच को भी सलाम करना चाहिए। लेकिन मैं करबला से रिलेटेड एक शेर हमारे मोहतरम ने कहा, जब भी कभी आपके जमीर का सौदा हो तो आप इनकार करिए हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के इनकार की तरह। वो आप जब 72 एक तरफ थे और लाखों एक तरफ थे, लेकिन उन्होंने हर सौदे को इनकार करके इंसाफ की लड़ाई लड़ी और इंसाफ की जीत हुई। आज देखिए दुनिया में यजीद का कोई नाम नहीं लेता, लेकिन हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और कल भी जिंदा हैं। यकीनन 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 यकीनन। मैंने तो यह भी कहा कि जब भी प्यास का जिक्र होगा और प्यास क्या होती है कोई अनजाना आदमी भी पूछ लेगा तो उसको वही नजीर दी जाएगी, और वो करबला के मैदान से। जो मेहमान हमारे खुसूसी मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। रितु चौधरी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अजय अरोड़ा जी आज बहुत दिनों बाद आए, सब ठीक है, बर्थडे हो गया, सब आराम से जन्मदिन बन गया, बहुत बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरविंद कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच। स्वाति जी आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उनके बगल में मानवी मिश्रा मौजूद हैं, लखनऊ से आई हैं और आज ये तय करके आई हैं कि कविता कौन सी सुनानी है। शनिवार को तो तय नहीं था कि कौन सी कविता सुनाएंगे, लेकिन आज ये तय करके आई हैं कविता सुनाएंगे और जरूर मैं सुनूंगा। और नवल उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहस बहुत तीखी है देश में, हर आदमी संसद के बाहर बोल रहा है, सत्ता पक्ष कह रही संसद के अंदर बोलो आके, जवाब अंदर दो आके। विपक्ष कह रहा नहीं, पहले प्रधानमंत्री आएंगे, फिर कहते हैं नियम का वास्ता है, वो कहते हैं 267 पे बात हो, जिसपे बात यहां पे अटकी है, लेकिन हो कैसे बातचीत, सामान कैसे जुटाया जाए, सामान कहां से जुटा के लाएं। मैं आऊंगा आपके पास, बीजेपी पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं, एक एक करके बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। 6 बज गया जी। प्रतीक जी, मणिपुर की बात करना चाहूंगी। 2 बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, फिर वो बेटियां जो है सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में भाजपा का चेहरा जो है वो बहुत शर्मिंदगी वाला है। बहुत शर्म आई देख के कि सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है क्या कहते हैं जज को कि ये तो राजस्थान का भी देखिए, आप छत्तीसगढ़ का भी देखिए, अब बंगाल का भी देखिए। तो वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनको बोला कि आप मणिपुर की हिंसा का मुकाबला किसी क्राइम से नहीं कर सकते,
राजस्थान से नहीं कर सकते, बंगाल से नहीं कर सकते। वो एक इतना बड़ा जातीय वहाँ पे भेदभाव हो रहा है, जातीय हिंसा हो रही है, उसका मुकाबला उस पर आपको बात करना। तो मणिपुर की जो घटना वास्तव में बड़ी शर्मनाक घटना है, सच में बहुत शर्मनाक, मतलब शर्मसार कर देने वाली घटना है। वो 2 महिलाओं को निवस्त करिए, अब आप सोच के भी आप कल्पना नहीं कर सकते, और उसके बाद आप घुमाएं। और फिर यह भी कहा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऋतु जी भूल गई, वह जिक्र करेंगी आप बाद में, कि इतने वक्त कैसे लग गया, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, यह भी कहा उन्होंने। जी, घृणित घटना है, रोष है, नाराजगी है, सबने खंडन किया है। प्रधानमंत्री जी की का गुस्सा भी आपने देखा है, भारत ने देखा है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। अपराधियों के खिलाफ कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो ये पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पे डेलीगेशन गया है, क्या डेलीगेशन में कोई चरित्र बचा है? उनकी हिम्मत है? मुझे सिर्फ डेलीगेशन में गए नेताओं से पूछना है, क्या नाबालिग बच्ची के साथ राजस्थान में रेप करके मार दिया जाता है? ऋतु प्लीज प्लीज, आप बोल रही थी, मुझे सुनिए, डेली राजनीति मत करिए आप प्लीज। देखिए, राजनीति मत करिए। मैं बंगाल के रक्त रंजित राजनीति पे जाऊंगा तो आपका मुंह नहीं खुलेगा। क्या वहां रक्त रंजित राजनीति नहीं हो रहा है? महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं हो रही है? उनकी रेप नहीं हो रहा है? उनका हत्या नहीं हो रही है? क्या वो महिला नहीं है? आप 267 पे चर्चा करना चाहते हैं महिला सुरक्षा को लेके? क्या महिला सुरक्षा में बंगाल बिल्कुल है, घृणित है। मैं कह रहा हूँ कार्रवाई हो रही है, और वहाँ पे सख्त कार्रवाई हो रही है। एसआईटी को ऑर्डर जारी है। क्या वो महिला नहीं है? महिलाएं नहीं दिखती जंतर पर? रेप कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इस जगह वाले हो चुका। ये कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, चाहिए इनको कंपटीशन। एक जगह 2 का रेप हो गया तो वहाँ 3 का क्यों हुआ है? कंपटीशन लड़ रहे हैं और रेप पे रेप हो रहे हैं। सामान कहां से लाएं? तुम्हारे दिलों को सींच पाए, ठंडक दे पाए, सामान कहां से लाएं? मन की बात कहाँ गई? आ रहे हैं जी सर, मेरा बस इतना कहना है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और जो प्रकार से मणिपुर में हुआ है वो बहुत गलत है। उस पर जो है, अरे रुको भाई, अब एक ही मन की बात है, अब तो बार बार तुम्हें ना। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ, जो मणिपुर में हुआ बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन क्या वैसे ही सेम अपराध बंगाल में नहीं हुआ? मैं राजस्थान पे नहीं जाता हूँ, बंगाल में भी हुआ। लेकिन मैं एज ए इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मतलब इंस्टा चलाता हूँ, युवा लड़का हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब मैं इंस्टा चलाता हूँ, मेरे को सिर्फ एक ही केस दिखता है न्यूज पे, मणिपुर, हर जगह मणिपुर, हर चीज पे सिर्फ मणिपुर, हर जगह विपक्ष सिर्फ मणिपुर मणिपुर मणिपुर। और जिसपे हमारे अमित शाह ने बोला भी कि वो बात करने को तैयार है, तब भी आप नहीं जा रहे, क्योंकि आपकी जिद है कि सिर्फ जब प्रधानमंत्री बात करेंगे तभी। आपको बात करने से मतलब होना चाहिए ना, किसी प्रधानमंत्री से मतलब है। वो प्रधानमंत्री है, उसकी जगह दूसरा भी वक्त है, वो भी बड़े हैं, क्या वो आगे बात नहीं कर? ये सवाल को ऐसे भी रखा जा सकता है कि आपको फैक्ट से मतलब है या व्यक्ति से मतलब है? जी, मैं आया, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड आफ्टर रोड। जी, मैं आ रहा हूं। यासिन, इफ यू कैन होल्ड अ सेकंड। जी, चक दे इंडिया, प्रतीक जी, चक दे इंडिया। जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जब मणिपुर और बंगाल की बात की, मैं तो इन्होंने कहा जी प्रधानमंत्री भी, मैं युवा का सुन रहा था कि प्रधानमंत्री क्यों जाए। कुछ इस तरह किया इन्होंने हमारे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। शर्म आनी चाहिए। जल रहा है मणिपुर, और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या संज्ञान लिए? फटकार लगाई है, फटकार डांटा है डबल इंजन को, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। डबल इंजन का एक इंजन जा रहा है पूरब की तरफ, एक इंजन जा रहा है पश्चिम की तरफ। ये डबल इंजन की सरकार है, इसे कहते हैं भाइयों डबल इंजन। डबल इंजन फेल है, फेल। जी, अमित कुमार। शुरुआत इन्होंने की चक दे इंडिया। आप समझ गए ना इनका भावना क्या है? इनका भावना है मेरा आई फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉप वाला इंडिया। शुरुआत यही है, किसी तरह इंडिया सत्ता में आ जाए। देख लीजिए, मणिपुर की बात नहीं है इनके मन में, मणिपुर के लिए कोई भावना नहीं है, महिलाओं के लिए भावना नहीं है, इनके लिए भावना है चक दे इंडिया। और बस जैसा भाई साहब ने कहा, आपने कहा फेस महत्वपूर्ण है, पीएम का फैक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि फैक्ट अगर आएगा तो नोडल ऑफिसर गृह मंत्री देंगे। जी, ऑफ कोर्स।
मैं देरी के लिए माफी भी चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। बस शुक्रिया जी। प्रतीक जी, अभी रितु जी कह रही थी यहाँ से, आपने शायद सुना नहीं कि आप इंडिया के खिलाफ हो रही है। जो INDI है, जो राजनीतिक इंडिया, उसको वो खुद को वो देश बता रही है। बताइए, देखिए इनकी मानसिक दिवालियापन देखिए, खुद को देश बता रहे हैं। अब ये सोचिए, किसी का चोला, जैसे कि योगी जी ने कहा है कि चोला बदलने से उसके कर्म नहीं बदल जाते, तो इस देश को इतिहास पता है आपका। अब मैं आती हूँ, अभी जो भाई बोल रहा था वो वही मुद्दा है। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इमेज, और मैं उनकी इमेज खराब करूंगा। और वही कार्रवाई चल रही है, वही साजिश लगातार इन लोगों की तरफ से चल रही है। जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा था कि भारत से हम बीजेपी को हटाएंगे, और वो जाकर मार्च में क्या कह के आए कि हमारे देश में राजनीति में हमें आने में मदद कीजिए। और ये रिपोर्ट्स भी है कि $60 बिलियन यूएस ने खर्च किए भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए 2019 में, लेकिन नाकाम रहे। इस देश में मोदी को हटाने के लिए, देखिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी उसकी मजबूती होती है जनता के अंदर अपनी मजबूती को और जनता की नब्ज को पकड़ना। विपक्ष की सबसे बड़ी मजबूरी यह है, और सबसे बड़ी उनकी मानसिक दिवालियापन समझिए कि उनको इस देश की मानसिकता नहीं समझ में आ रही है। और मैं बात करती हूँ कि अगर आप मणिपुर की बात करते हैं तो रोक लीजिए, मुझे बोलना है। नहीं बोलिए, मैं इस देश के, आप इंडिया नहीं है, मैं इंडिया हूँ, 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 मैं इंडिया नहीं। सामान कहाँ से लाऊं? सवाल ये है कि सामान कहाँ से आए? मणिपुर पे मेरी बात नहीं हुई है। मैं दे दूंगा, रितु तुम्हें दे दूंगा, रितु दे दूंगा जी। देखिए, मणिपुर की बात करते हैं, अगर इस देश की हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे देश में तो ये माना जाता है ना, बेटियां सबकी साझी होती है। अगर साझी होती है और विपक्ष न्याय की बात करता है और राजनीति नहीं कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल की बात क्यों ना हो, क्यों उडुपी की बात ना हो? क्या आप 1992 में जो हुआ था अजमेर में, उन खिलाफ? रितु कम जी। प्रतीक जी, मणिपुर की बेटियों को ये बेटियां नहीं मानते हैं, राजस्थान की बेटियों को बेटियां मानते हैं, वहाँ बेटियां मानते हैं जब विपक्ष की सरकार है। जंतर मंतर पे बेटियां रहती है, उनको बेटियां नहीं। आया अरविंद आया जी जी। आपको सिर्फ मणिपुर नजर आ रहा है, राजस्थान में जो दलित की बेटी के साथ उसके ऊपर तेजाब डाल करके जला दिया गया, आपको वो बेटी नजर नहीं आ रही है। रितु आप जी इधर जल्दी आ जी जी जी। मानते हैं ये बोल रहे हैं मणिपुर की वो बेटियां वो हैं, राजस्थान में वो अलग बेटियां, तो ये कौन सी बेटियों को अपनी बेटियां मानते हैं? उनको पूछिए पहले, किस बेटियों को बेटियां मानते? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आया कुर्ता वाले भैया आ रहा हूँ, बिल्कुल कलफ लगा कुर्ता है, मैं आया। अकेले की बात, रितु जस्ट गिव मी दैट। क्या राजस्थान में जो बेटी का बलात्कार हुआ, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई क्या? जी बिल्कुल। रितु जी जी, कहाँ कार्रवाई किया? मुख्यमंत्री के साथ 5 एक लड़की गई और वो बच्ची गई अब इंसाफ मांगने के लिए, आपकी पुलिस ने उसे धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। कहाँ इंसाफ किया आपने? और आप अकेले की बात कर रही थी। एक मिनट, आप अकेले की बात कर रही थी मैडम जी। 38 और 26 की बात कर रहे थे ये। मैं इनसे कहना चाहता हूं, वो अकेला ही था, मंजिलों के जुस्तजू में वो अकेला चलता गया, लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया। वो अकेला ही था। आपने बहुत तो कोशिश किया देश से लेकर के विदेश तक उसको अकेला करने के लिए, लेकिन ये भारत की ताकत है, हिंदुस्तानियों की ताकत है, ये हमारा विश्वास है। एक बार सुनिए, से कहते हैं जिससे 370 हटा करके अरे ऐसे ही हाथ उठाएं कि सामान भी है। जी, क्या कविता सुनाने आई हैं आज आप? मैं बता रही हूँ कि अभी राष्ट्र की बात हो रही है, तो हम ये कहेंगे मोदी जी ने खुल करके जवाब दिया। कविता सुनाइए अगर आपके पास हो, सीधे मुद्दे पे आइए, वक्त बहुत कम है। पानी मांगो, पानी दो उधर बेटे को। हाँ। कि राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम।
अगर हो हल्ला करना तो मार्केट में कई दुकानें हैं। राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है, अब बहुत सहेलिया दिल में जाम है कि हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो। अब ये राम का प्रताप और मोदी जी का ये प्रभाव है कि हर जुबान रट रही राम का नाम है, हर जुबान रट रही राम का। शायर जब देखे ऊंची गर्दन से तो शेर यूं ही निकल के आ जाते हैं पेड़ के ऊपर से। जी मैं आ गया बस जी। ना मणिपुर, ना मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान। जी मैं आ रहा हूं, रुको। माँ बेटे के लिए मैं कुछ कहूंगा थोड़ा सा जरूर, कि इस देश में बेटियों की माँ बहुत बात चलती है। माँ जन्नत, बेटी इज्जत, बहन रौनक, बीवी जीनत। वाह, अब एक शेर मेरे याद आ गया। दे लो, आइए आगे आ जाइए। आपने पूरा खाका तो खींच दिया आपने। इन बेटियों की जो बेटियां हैं कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, बदनजर बुरी नजर उठने ही वाली थी किसी की तरफ, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। हाय हाय, क्या बात है। अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। और एक शेर और याद आ गया जी, कि आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। जी मैं आया। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि एक एक करके बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तर्कों के साथ। अरविंद जी आ रहा हूं, तर्क संभालिए, मैं आ रहा हूं जी। 2014 में मोदी सरकार आई और सबसे बड़ा जुमला उनका था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज पूरे देश में बेटी बेइज्जत हो रही है, शर्मसार हो रहा है पूरा भारत। अगर केवल मणिपुर की बात हो रही है वो भी गलत है, पूरे देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर प्रधानमंत्री को अपना एक वक्तव्य आना चाहिए। अब तक क्यों चुप है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री सबके हैं, किसी एक स्टेट के नहीं है, सभी के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी एक वक्तव्य जरूर दे। क्या नाम आपका? रविराज। कहां से आना हुआ? बक्सर से। अरे बड़ी क्रांतिकारी भूमि से आए हैं आप। वहां का तो राजमिस्त्री भी बड़ा जबरदस्त होता। जी जी, भी क्रांतिकारी है। बेटियां बेटियां हैं, इसमें ना बीजेपी और ना कांग्रेस, मैं किसी के फेवर में नहीं हूं। इसमें खुल के एक्शन लेना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, खुल के एक्शन ले, खुल के एक्शन हो। जी बिल्कुल होना चाहिए, ऑफ कोर्स। अरविंद जी देखिए प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूं कि आरोप सत्ता पक्ष भी लगाता है और विपक्ष भी लगा रहा है सत्ता पक्ष पे, लेकिन दोनों में अंतर देखिए। मोदी पे आरोप लगा पेगासस का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्जी है। मोदी पे आरोप लगा राफेल का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्जी है। सोनिया और राहुल जी पे आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, ये लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है दम है, इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। और राहुल गांधी पे गालीबाज का आरोप लगा, कोर्ट कहता है, लोअर कोर्ट कहता है, जिला कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि ये गालीबाज है। तो ये दोनों में अंतर है। एक तरफ तो सत्यता है, एक तरफ तो ईमानदारी है और दूसरे तरफ फर्जी आरोप है। और राइट राइट, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। प्रेम कुमार जी देखिए, मैं अरविंद जी को जवाब नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा फर्जी है, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं। देखिए, आज एक कांस्टेबल ने अपने अफसर को गोली मारी, 3 यात्रियों को गोली मार दी, ट्रेन पैसेंजर्स को, और योगी और मोदी का नारा लगाया। मुझे अफसोस है कि उसने जय श्री राम। डू नॉट कोट। जवाब लीजिए। देखिए क्या है डॉक्टर, ये जो प्रेम जी है ना, प्रेम जी का वैसे तो चरित्र बहुत बढ़िया है, लेकिन काले कपड़े पहनने के बाद काला मन हो गया। ये भी नहीं, ठीक है। लो काला मन हो गया। नहीं, मैं काले देखिए, मैं कोई खबर नहीं, जो फैक्ट एंड फिगर स्टैब्लिश नहीं उनको नहीं बोलेंगे आप। जो फैक्ट एंड फिगर स्टैब्लिश्ड है, आप चलने से वही आप बोलिए। राहुल गांधी के पास आया है क्या टेलीग्राम की, उसने क्या बोला है? कमाल की बात है। कहां से आना हुआ भैया? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से, बहुत सही समय आए हैं आप। क्या नाम हो गया साहब? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, कहाँ रहते हैं जम्मू में?
सर मेन जम्मू में रहते हैं। मेन जम्मू में रहते हैं? ऐसे हम डोडा डिस्ट्रिक्ट से। डोडा डिस्ट्रिक्ट से कुछ कहना चाहते हैं? सर कहना चाहेंगे कि एक मिनट, कोई बात नहीं। अक्सर यहाँ अरे बड़े बड़ों को भूल जाते हैं, यहाँ पे वो घर से याद करके चलते हैं, यहाँ आते आते भूल जाते हैं। वक्त छोड़ते ब्रेक का, ब्रेक के बाद महादेवा महादेवा तेरा डमरू हाईवे जाकर उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बीच छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां के कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी में वहां एक नेशनल हाईवे ही डूब गया। और वहां से आए वीडियो में सड़क पर सैलाब उमड़ा नजर आया, जिसके बाद नेशनल हाईवे 30 पर आवाजाही ही बंद हो गई। वहां से गुजरने वाले ट्रकों के पहिए थम गए। सुकमा से आई एक तस्वीर में हाईवे पर कमर तक पानी भरा दिखा और उस बाढ़ में एक आदमी कमर तक डूब कर जाता दिखाई दिया। रात से खड़े हैं, बाढ़ में फंस गए हैं। सुकमा के जिला प्रशासन के मुताबिक गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण शबरी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया और शबरी नदी के पानी में कई निचले इलाके डूब गए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अंडरपास पार करने के दौरान एक कार पानी में डूब गई। वहां से आए वीडियो में कार पानी में नाव की तरह तैरती दिखी। गनीमत इस बात की रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। और शाजापुर से आई एक तस्वीर में पानी में डूबी कार को निकालने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते दिखे। इस दौरान पानी में डूबी कार तैरती नजर आई और उस कार में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक अंडरपास में 6 फीट पानी भरा था और उसी समय कार वहां से गुजरी और पानी में फंस गई। तभी वहां मौजूद कुछ लोग कार में सवार लोगों को बचाने के लिए पानी में पहुंच गए, क्योंकि कार में पूरा परिवार और उनका 6 महीने का बच्चा था और काफी देर तक कोशिश करने के बाद उन लोगों ने कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। है कि सीमा हैदर मामले की जांच कई सवालों में उलझ गई है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अभी तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दे पाई हैं। जबकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी एटीएस की जांच में अभी तक उसके जासूस होने के कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं। यूपी एटीएस अपनी जांच में इशारा कर चुकी है कि सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार की खातिर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस की जांच के बाद भी खुफिया एजेंसियां संतुष्ट नहीं है और उस पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर यूपी एटीएस की जांच पूरी हो गई तो उसे दोबारा सेफ हाउस ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियां इस बात की तहकीकात में जुटी है कि आखिर सीमा हैदर को भारत का फर्जी आधार कार्ड बनवाने की जल्दबाजी क्यों थी और क्यों वो इतनी जल्दबाजी में भारत की नागरिकता हासिल करना चाहती थी। क्योंकि अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर को लेकर यही पर्दाफाश हुआ है कि वो जल्दी से जल्दी भारत की नागरिकता हासिल करने में जुटी थी और इसके लिए वो फर्जी आधार कार्ड बनवाने की फिराक में थी और इस काम में उसका प्रेमी सचिन मीणा उसकी मदद कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक सचिन पिछले 1.5 महीने से सीमा का फर्जी आधार कार्ड बनवाने में जुटा हुआ था। इसके लिए उसने बुलंदशहर में अपने रिश्तेदारों की मदद ली थी, जिसके बाद यूपी एटीएस ने बुलंदशहर से 2 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया। बुलंदशहर से कई नामों के 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए थे। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल में जुट गई है, जिससे पता चल सके कि वो वाकई यूट्यूबर बनना चाहती थी या आईएसआई के किसी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसका सहारा ले रही थी। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही सीमा और सचिन की मुलाकात हुई और उसके बाद वो सचिन का सहारा लेकर भारत में दाखिल हुई। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर ने 7 फरवरी 2022 से पोस्ट डालना शुरू किया और उसके कुछ दिन बाद ही उसने सचिन की फोटो डालकर मीना जी मिस यू लिखा। सीमा के अधिकतर पोस्ट सिर्फ सचिन को लेकर थे। कहा जा रहा है कि सीमा ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उसका भरोसा हासिल कर सके और भारत आ सके, लेकिन उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट ज्यादा पुराने नहीं है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां सीमा पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। और उधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में नाबालिग लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। ट्यूशन की आड़ में जबरन धर्मांतरण का गंदा खेल चलाने का आरोप लगा है। मामले में महिला टीचर भी गिरफ्तार हुई है। आरोपी महिला टीचर पीड़ित लड़कियों से दूसरे मजहब के लड़कों से दोस्ती बढ़ाने और उनसे ही बातचीत करने का दबाव बनाती थी। और टीचर उनके जो संपर्क के मुस्लिम लड़के ये लड़कियों को उनसे दोस्ती करने के लिए दबाव बनाती थी। एफआईआर के मुताबिक जब इन पीड़ित लड़कियों ने ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने बीच राह उनसे छेड़खानी शुरू कर दी और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। इस मामले में अब तक 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस ने 22 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। जुलूस के दौरान निकाला गया ताजिया हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसमें 52 लोग झुलस गए और 2 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा ताजिया के हाई टेंशन तार से टकराने से हुआ, जिसके बाद ताजिए में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 52 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के अलवर में एक लड़के से दिन दहाड़े मारपीट की गई। बताया गया कि 5 लड़कों ने लाठी, सरिये और लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक लड़के को कई लोग मारते दिखाई दिए। किसी ने लात घूंसों से उसे पीटा तो कोई इस पर लाठी बरसाता दिखा। जमकर पिटाई के बाद वहां से लोग फरार हो गए। बताया गया कि जिस लड़के की पिटाई की गई वो कबाड़ी का काम करता था और पीटने वाले उसे जानने वाले थे। हालांकि मारपीट की वजह सामने नहीं आई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने पेट्रोल पंप पर खतरनाक कारनामा किया। खुद ही मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने लगा और मोटरसाइकिल को पेट्रोल से ही नहला दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़के के साथ सेल्समैन को भी गिरफ्तार कर लिया। लड़के ने रील बनाने के लिए जो हरकत की, उससे पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा हो सकता था। लड़का पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के सामने ही अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने लगा। इतना ही नहीं, उसने मोटरसाइकिल की टंकी को इतना ओवरफ्लो कर दिया कि उससे पेट्रोल बाहर आने लगा। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल से नहला दिया। एक वीडियो उसी व्यक्ति के संज्ञान में आया है जिसमें बाइक पे लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद आरोपी लड़के के साथ पेट्रोल पंप के सेल्समैन और वीडियो बनाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी इस लड़के का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो सड़क पर स्टंट करता दिखा था। इस बीच राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू ने फोन करके अपने पति को धमकी दी और दावा किया कि वो अपने बच्चों के लिए वापस भारत आएंगी। पाकिस्तान के मीडिया के दावे के मुताबिक अंजू ने पाकिस्तान में अपने सोशल मीडिया दोस्त नसरुल्लाह खान से शादी कर ली और वहां से फोन पर अपने पति को धमकी दी कि वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। सुन, जबकि अंजू के पति अरविंद के दावे के मुताबिक उनकी बड़ी बेटी ने अपनी मां यानी अंजू को अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंजू बिना उन लोगों को बताए पाकिस्तान चली गईं और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक अंजू ने धर्म परिवर्तन करके अपने दोस्त नसरुल्लाह खान से शादी कर ली। जिसके बाद राजस्थान के अलवर में रह रहे उनके परिवार में हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद अंजू ने अपने पति को वहां पहुंचने की जानकारी दी और बताया कि वो जल्द ही लौट आएंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में अंजू की उनके दोस्त नसरुल्लाह से शादी करने का दावा किया गया और इसी दावे को लेकर अंजू के पति ने फोन पर बात की तो अंजू उनके ऊपर भड़क गयी। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो, कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। जिसके बाद अरविंद का भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो भी अंजू से फोन पर गुस्सा हो गए। और अरविंद ने पाकिस्तान गई अंजू पर कई आरोप मढ़ दिए, क्योंकि सामने आए अंजू के वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में उनका झूठ बेनकाब हो चुका था और जब अंजू से उनकी बात हुई तो वो आग बबूला हो गए और अंजू को पाकिस्तान में सगाई और शादी करने का आरोप लगा दिया। बातचीत के दौरान अंजू और अरविंद दोनों काफी गुस्से में नजर आए। तू तो सगाई भी कर रखी है, तूने झूठ बोली है। अंजू के मुताबिक वो पाकिस्तान जाने और वहां पर अपने दोस्त नसरुल्लाह खान से मिलने के लिए बीते 2 साल से प्लान कर रही थी और अंजू के एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। मणिपुर मामले पर भारी हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सरकार का विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप। हरियाणा के मेवात में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी के बाद बढ़ा तनाव। इलाके में इंटरनेट बंद। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया नया जियो बुक लैपटॉप। जियो ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस जियो बुक में छात्रों से लेकर कामकाजी लोगों तक को फ्री में मिलेंगे कई एडवांस सॉफ्टवेयर। सिर्फ 16,500 रुपए में लोग खरीद सकेंगे जियो बुक। के मुताबिक वो उन्हें बिना बताए पाकिस्तान गई। तू पाकिस्तान में नाच रही है, गा रही है, तो बात तू घूम ना। जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया ने अंजू के पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी करने का दावा किया गया, जबकि भारत में अंजू के पति और उनके 2 बच्चे उनके इंतजार में थे। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर है, जहां पर अंजू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कारोबारी ने उन्हें तोहफा दिया है।
जिसकी कीमत 40 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई गई। सामने आए वीडियो में अंजू नसरुल्ला के साथ काफी खुश दिखाई दी। उस वीडियो में पाकिस्तान के वो बिजनेसमैन भी अंजू को कुछ कागजात देते दिखे। दावा किया गया कि ये उस फ्लैट के कागज थे जिन्हें अंजू को गिफ्ट में दिया गया। अंजू बीती 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची और दावे के मुताबिक अपने सोशल मीडिया के दोस्त नसरुल्ला से शादी कर ली। पाकिस्तान के मीडिया में अंजू और नसरुल्ला का निकाहनामा भी सामने आया था। और इधर बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़का हथियार लहराता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया क्योंकि लड़का मुहर्रम जुलूस के दौरान ही हवा में हथियार लहरा रहा था। और जब ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने लड़के को पकड़कर हिरासत में ले लिया। और पुलिस हिरासत में लड़के से पता चला कि जो हथियार वो हवा में लहरा रहा था वो एयर गन थी। हालांकि अभी तक उस पर किसी कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने बताया कि वो अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक लड़के की पिटाई का खौफनाक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी। और जो वीडियो सामने आया उसमें लड़के को कुछ लोग लाठी और चैन से पीटते हुए दिखाई दिए। लड़के को दौड़ा कर पीटा गया। पिटाई से लड़का बेहोश हो गया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज छानबीन की गई तो उसमें कुछ संदिग्ध लोग मिले। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। जुलूस के दौरान निकाला गया ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया जिसमें 52 लोग झुलस गए और 2 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा ताजिया के हाई टेंशन तार से टकराने से हुआ, जिसके बाद ताजिये में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 52 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आ गए, जिसके बाद स्कूल से घर लौट रही 2 लड़कियां वहां उफनते नाले की चपेट में आ गई और बहने लगी। और ये मंजर देखकर वहां हड़कंप मच गया क्योंकि सामने आए वीडियो में दोनों लड़कियां लहरों के बीच मौत से जंग लड़ती दिखी। इस बीच वहां खड़े कई लोग तमाशबीन बने रहे। तभी वहां मची चीख पुकार के बीच एक आदमी अपनी जान पर खेलकर उफनाते नाले में कूद गया और उन लड़कियों के पास पहुंचा, जिसके बाद उसने उन दोनों को बचाने के लिए काफी देर तक संघर्ष किया। बताया गया कि उस आदमी ने करीब 300 मीटर दूर जाकर उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बीच छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां के कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी में वहां एक नेशनल हाईवे ही डूब गया। और वहां से आए वीडियो में सड़क पर सैलाब उमड़ा नजर आया, जिसके बाद नेशनल हाईवे 30 पर आवाजाही ही बंद हो गई। वहां से गुजरने वाले ट्रकों के पहिए थम गए। सुकमा से आई एक तस्वीर में हाईवे पर कमर तक पानी भरा दिखा और उस बाढ़ में एक आदमी कमर तक डूब कर जाता दिखाई दिया। हाथ से खड़े हैं, बाढ़ में फंस गए हैं। सुकमा के जिला प्रशासन के मुताबिक गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण शबरी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया और शबरी नदी के पानी में कई निचले इलाके डूब गए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अंडरपास पार करने के दौरान एक कार पानी में डूब गई। वहां से आए वीडियो में कार पानी में नाव की तरह तैरती दिखी। गनीमत इस बात की रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। और शाजापुर से आई एक तस्वीर में पानी में डूबी कार को निकालने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते दिखे। इस दौरान पानी में डूबी कार तैरती नजर आई और उस कार में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक अंडरपास में 6 फीट पानी भरा था और उसी समय कार वहां से गुजरी और पानी में फंस गई। तभी वहां मौजूद कुछ लोग कार में सवार लोगों को बचाने के लिए पानी में पहुंच गए, क्योंकि कार में पूरा परिवार और उनका 6 महीने का बच्चा था। और काफी देर तक कोशिश करने के बाद उन लोगों ने कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कि सीमा हैदर मामले की जांच कई सवालों में उलझ गई है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अभी तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दे पाई हैं। जबकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी एटीएस की जांच में अभी तक उसके जासूस होने के कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं। यूपी एटीएस अपनी जांच में इशारा कर चुकी है कि सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार की खातिर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस की जांच के बाद भी खुफिया एजेंसियां संतुष्ट नहीं है और उस पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर यूपी एटीएस की जांच पूरी हो गई तो उसे दोबारा सेफ हाउस ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियां इस बात की तहकीकात में जुटी है कि आखिर सीमा हैदर को भारत का फर्जी आधार कार्ड बनवाने की जल्दबाजी क्यों थी और क्यों वो इतनी जल्दबाजी में भारत की नागरिकता हासिल करना चाहती थी। क्योंकि अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर को लेकर यही पर्दाफाश हुआ है कि वो जल्दी से जल्दी भारत की नागरिकता हासिल करने में जुटी थी और इसके लिए वो फर्जी आधार कार्ड बनवाने की फिराक में थी और इस काम में उसका प्रेमी सचिन मीणा उसकी मदद कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक सचिन पिछले 1.5 महीने से सीमा का फर्जी आधार कार्ड बनवाने में जुटा हुआ था।
इसके लिए उसने बुलंदशहर में अपने रिश्तेदारों की मदद ली थी, जिसके बाद यूपी एटीएस ने बुलंदशहर से 2 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया। बुलंदशहर से कई नामों के 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए थे। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल में जुट गई है, जिससे पता चल सके कि वो वाकई यूट्यूबर बनना चाहती थी या आईएसआई के किसी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसका सहारा ले रही थी। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही सीमा और सचिन की मुलाकात हुई और उसके बाद वो सचिन का सहारा लेकर भारत में दाखिल हुई। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर ने 7 फरवरी 2022 से पोस्ट डालना शुरू किया और उसके कुछ दिन बाद ही उसने सचिन की फोटो डालकर मीना जी मिस यू लिखा। सीमा के अधिकतर पोस्ट सिर्फ सचिन को लेकर थे। कहा जा रहा है कि सीमा ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उसका भरोसा हासिल कर सके और भारत आ सके, लेकिन उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट ज्यादा पुराने नहीं है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां सीमा पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। और उधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में नाबालिग लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। ट्यूशन की आड़ में जबरन धर्मांतरण का गंदा खेल चलाने का आरोप लगा है। मामले में महिला टीचर भी गिरफ्तार हुई है। आरोपी महिला टीचर पीड़ित लड़कियों से दूसरे मजहब के लड़कों से दोस्ती बढ़ाने और उनसे ही बातचीत करने का दबाव बनाती थी। वो टीचर उनके जो संपर्क के मुस्लिम लड़के ये लड़कियों को उनसे दोस्ती करने के लिए दबाव बनाती थी। एफआईआर के मुताबिक जब इन पीड़ित लड़कियों ने ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने बीच राह उनसे छेड़खानी शुरू कर दी और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। इस मामले में अब तक 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस ने 22 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। जुलूस के दौरान निकाला गया ताजिया हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसमें 52 लोग झुलस गए और 2 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा ताजिया के हाई टेंशन तार से टकराने से हुआ, जिसके बाद ताजिए में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 52 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के अलवर में एक लड़के से दिन दहाड़े मारपीट की गई। बताया गया कि 5 लड़कों ने लाठी, सरिये और लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने ऐसी वाली बोलिए मन का आपा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा औरन को शीतल करें, औरन को शीतल करें, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। वो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूं आपके साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला जहां छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करूंगा, लेकिन वो तमाम सारे लोग जो आज
शो में मौजूद हैं, पहली बार आए हैं, शो में बोलने के लिए आए हैं। मैं इन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करूंगा। और ये बात हो रही थी कि विपक्ष एक बात कहती है कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य होना चाहिए और सत्ता पक्ष कहती है कि नहीं, आप आइए, सदन में आइए, भाषण होगा और उसके बाद जो अविश्वास प्रस्ताव उस पर बहस हो। लेकिन दोनों तरफ के दांव पेंच हैं। सत्ता पक्ष कहती है कि बहस से इसलिए भागना चाहते हैं कि आपको कौन सा ऐसा डर है जिससे आप भागते हैं या घबराते हैं। मैं एक बार बहस को फिर से आगाज देता हूं। लेकिन रविदास मेहरोत्रा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक रहे लखनऊ से, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमारे यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ हैं, ये भी एक परिचय है इनका, लखनऊ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां से जा रहे थे और ये तो चौराहे का खेल है सर, आप आ गए, बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। विराजिए, मैं बहस को शुरू करता हूं। मैं आपसे भी बात करूंगा जी, मैं आपका एक शेर जरूर सुनूंगा जी। पहला कांग्रेस। प्रतीक जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के मामले में तमाम मेरे साथी ने जो है झूठ बोले, लेकिन ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी कि मणिपुर पे एक्शन लो, नहीं लोगे तो हम लेंगे। और आज बेटियों के मामले में फिर से फटकारा कि शर्म करो, ये बेटियों का मामला है, इसको सीरियसली लेना होगा। और बेटियां जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बोलती है कि हमें मोदी सरकार पर यकीन नहीं है, हमें सीबीआई पर यकीन नहीं है और किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश में हमारा केस न दिया जाए। दूसरी बात, जो एक ट्रेन में सरेआम गोलियां चलाई जाती है। ठीक है, मैं आता हूं। नहीं, मैंने सुना। मैं मुद्दे पे ही, देखिए क्या होता है मणिपुर, नहीं आप वहां चलिए, मैं बता। देखिए आपका कितना अजीब सा खेल है, जहां कहते हैं कि मणिपुर पे बात करो और जहां कहते हैं बंगाल पे बात करो, तो मैंने नहीं पहले मणिपुर पे बात करो। जब मैं मणिपुर पे बात करने लगे तो आप कह रहे हो गोली चलना। पहले एक ही मुद्दा हो जाए ना, फिर आऊंगा मैं आपके पास वन बाय वन। देखिए रितु चौधरी जी अपने चरित्र को चरितार्थ कर रही है जैसे कांग्रेस सदन में कर रही है। सदन में किस लिए? सदन में बार बार पीयूष गोयल जी, प्रहलाद जोशी जी, आज तो निर्मला सीतारमण जी ने भी आपसे अनुरोध किया है कि सदन का पटल है बात रखने के लिए, बात समझने के लिए, हल निकालने के लिए। लेकिन आप तो सिर्फ राजनीति करनी है, कोरी राजनीति करनी है। आप सिर्फ कह रहे हैं कि 267 पे महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा करिए। अरे भाई साहब, मैं इनसे अतीत में नहीं जाना चाहूंगा, इनसे सवाल पूछिए कि असम एकॉर्ड के बाद जो असम में हत्याएं हुई लगातार, उसके बाद संसद में प्रधानमंत्री बोले थे, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, पूर्ण और संपूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, कांग्रेस का शहंशाह का रूप आया था 84 के बाद। कब आपने संसद में कोई सवाल का जवाब ठीक से दिया था? तो देखिए, आप दो तरह की राजनीति नहीं कर सकते। जब बार बार सरकार कह रही है आइए आइए आइए, यहाँ भी आप लड़ रहे हैं। अरब ठीक है यासिर, एक चांस इनको दे देते जी। फ्लैशबैक में फिर से चले गए हैं, लेकिन ये जवाब दें कि मोदी जी सदन में क्यों नहीं आना चाहते और इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। वहाँ पर सदन सवाल करेगा और मोदी जी के पास सवालों के जवाब नहीं है। विश्वास ठीक वन भाई, नहीं यासिर ठीक, लेट मी कम जी। अरे मत भड़काओ देश में नफरत के शोले, मत भड़काओ देश में नफरत के शोले। जलने के लिए बस पेट की आग ही बहुत है। आप वस्त्रों की बात करते हो, आप काले वस्त्र की बात करते, आपके वस्त्र सफेद हैं लेकिन मन काला है। नाम लेते हो प्रभु राम का, काम करते हो शैतान का। आप वस्त्रों की बात करते हो, आपके सिर्फ वस्त्र सफेद हैं। आपके सांसद मणिपुर गए, कश्मीर में भी गए होते, जब वहां पर माताओं बहनों का चीर हरण हो रहा था, तब कांग्रेस पार्टी उस समय कहा थी महिला में भेद नहीं होना चाहिए। मैं बहन जी मैं बोलना चाहता हूँ भाई, ये क्या है रितु? ये नहीं, दिस इज वेरी बैड। ये इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के पास हाथ पैर नहीं है। इनके पास भी बड़े जबरदस्त हाथ पैर हैं, ये तो कवियत्री हैं दोनों, इनके पास भी। विपक्ष घबराई हुई है सर। तुम्हारे बारे में ये कहना है लोगों का कि एकदम से पता नहीं कहां से पेट्रोल ले आते हो तुम। यहाँ पेट्रोल नहीं है सर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं देश की जनता को कि कांग्रेस के दिमाग में आज से नहीं मोदी जी बैठे हुए हैं। ये 22 साल पहले से, जब से मोदी जी राजनीतिक में आए हैं,
कांग्रेस पार्टी मोदी जी के पीछे ऐसे लगी, उन्हें अकेला करने का पूरी ताकत लगा दिया, देश से लेकर के विदेश तक। वन बाई वन, बस इतना ही होगा। माइक हट गया। मल्होत्रा जी नमस्कार है। और आप इधर से निकल रहे थे तो रुक गए, बहुत अच्छा स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से हैं रविदास मल्होत्रा जी। जी, मणिपुर पूरा जल रहा है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बोले, उस हिंसा पर बोले। 2 हमारी बहनें निवस्त करके, मैं पहले तो आप एक बात का जवाब दीजिए मुझे। आप अच्छा हुआ भी रुक गए, हमें याद आ गया आपके एक नेता हैं, वो रामचरितमानस के पन्ने जला देते हैं, वही नेता जो हैं। अच्छा किया आप रुक गए, स्वामी प्रसाद, अच्छा किया रुक गए। एक मिनट वहां चुपचाप खड़े जाने, उठा कर फेंकूंगा मैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले तो पन्ना जला देते रामचरितमानस, वो पन्ने नहीं है मात्र आस्था। अच्छा चलिए, और फिर आप कहते हैं कि बद्रीनाथ जो है वो मंदिर से पहले बौद्ध मठ था, ये आप भी कह देते हैं। अभी आज ही बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं सुनिए, रामचरितमानस का हम सब लोग सम्मान करते हैं। और ये क्या करते हैं? सुनिए, ये धार्मिक ग्रंथ है और ये सबका है। जो लोग भी इसका अपमान कर रहे हैं वो हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया जिस दिन रामचरितमानस भारत देश का दूसरे दिन, और ये कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ है हमारा। सुनिए, देखिए, हम लोग चाहते हैं कि बहस महंगाई पर हो, बहस जो बहन और बेटी कैसे होगी, पहले तो उसका स्थितियां नॉर्मल होने चाहिए। ये रामचरितमानस जो है ये हिंदू और जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब उन सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हम जो चाहते हैं, तो क्यों बोला उन्होंने ये बात? देखिए, कोई क्या बोलता है इससे मतलब नहीं है। हमारा कहना यह है कि सभी, अच्छा हम सच्चा किसको माने, रविदास मल्होत्रा को कि स्वामी प्रसाद मौर्य को? ये कह रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि हम सब धर्मों के सब ग्रंथों का सम्मान करते हैं। तो स्वामी प्रसाद और ये बद्रीनाथ मैं आपसे जाना, बद्रीनाथ धाम पे बोले जो हिंदुओं के 4 धार्मिक केंद्र है, धार्मिक केंद्र है, बोले वो मंदिर था ही नहीं, तो 8वीं शताब्दी में आके शंकराचार्य जी ने बना दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने। नहीं सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा हमको पता नहीं है। अरे तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, बद्रीनाथ जो है वहाँ पर भगवान विष्णु जी ने बहुत लंबे समय तक तपस्या करी है और वो मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। जो लोग भी आप कहिए कि आप उनको डांटिए, आप तो सीनियर आदमी हैं। लोग ये कह रहे हैं सीनियर आदमी, डांटिए उनको। बिल्कुल डांटेंगे, बिल्कुल डांटेंगे और डांट रहे हैं। सुनिए, ये सब ना कहा करें, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। फिर राजनीति करें, सब स्वागत है। को भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में और इस तरह की बातें करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। तो अरे पुराने समाजवादी पार्टी हैं, रुकिए, अब कोई बात नहीं होगी, आप कोई बात नहीं होगी, कोई नहीं बनता, कोई सवाल नहीं होगा, कोई सवाल पुरान नहीं। यासिर प्लीज ट्राई टू यासिर मुझे खबर समझने दो, खबर बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला उसका आप खंडन करते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सारे धर्मों की सारे ग्रंथों का सम्मान करती है और जो भी इस तरह की किसी ने बात कहा है, इस तरीके किसी ने कोई बात कहा, हमारे से कोई मतलब नहीं है, समाजवादी से नहीं मतलब। देखिए, किसी व्यक्ति को भी किसी धर्म का, किसी धर्म ग्रंथ का या धर्म की पुस्तक का अपमान करने का अधिकार नहीं है। जो गलत देखिए बिल्कुल इस रूप से। अब ठीक है बिल्कुल। विष्णु जी ने वहां तपस्या करी, ये आप कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं, विष्णु जी ने वहां तपस्या करी इसलिए वो आस्था का केंद्र है। इसीलिए लक्ष्मी जी ने वहां पेड़ के रूप में छाया दी उनको, और जो वहां ठंडा पानी आता था वहां गर्म जल का शोध पैदा करने का काम किया। तो ये बात समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यहाँ से जाने के बाद लखनऊ में जरूर बताइएगा। कमिंग टू डिबेट पहला जी, देखिए वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, खंडन नहीं किया, सारी बातें नहीं कहा इन्होंने, और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुनिए, अरे महिला सम्मान की आप बात करेंगे, जिसके नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, आप सम्मान की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये इनका चरित्र है। आप बताइए
कि प्रधानमंत्री की पत्नी कहाँ है? एक मिनट शांति। मैं इनका उम्र के ख्याल से इनको नमस्ते करता हूं। बाकी समाजवादी पार्टी जो है वो टोटी चोर है। सर एक बात ध्यान रखिएगा, आप चाहे जितने बड़े हो, चाहे जो भी हो, चाहे नेता हो, चाहे जो, अगर किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, कोई हो, मैंने कहा कोई हो, व्यक्तिगत टिप्पणी करी शो से बाहर। जी मैं सनातन धर्म पे ही पूछ रहा था। रविदास मल्होत्रा ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो गलत, जो आपने कहा वो ठीक, मैंने सुन लिया। बहुत पुराना है, बहुत पुराना धर्म है साहब। स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाइए ना। धर्म बहुत पुराना, बता रहे हैं उनको, समझाइए। वो मालूम नहीं है, वो जानकारी कर लें कि सनातन धर्म बहुत पुराना है। ठीक है, अरे यही रहेंगे, कहीं और तो नहीं चले जाएंगे आप हमारी पार्टी में टूर बन करके आए। ये समाजवाद का वो चरित्र है कि 2 लाख के BMW साइकिल से चल के ये लोग समाजवाद। भाई देखो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, वह तो लड़ो। नो मणिपुर की 2 लड़कियों की घटना जो है वो निंदनीय है। पूरा देश, प्रधानमंत्री सब निंदा कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले गृह मंत्रालय ने उसी संसद में खड़े होकर के ये रिपोर्ट दी है कि 2019 से 21 के बीच में 13.25 लाख औरतें, जिसमें 18 साल से कम 6 लाख लड़कियां गायब हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। उनके बारे में एक सवाल पूछने की हिम्मत इनमें नहीं है। सवाल नहीं, जो बात है सो बात है। मणिपुर में इनको संसद रोकना है। मनीष तिवारी जी आज क्या प्रस्ताव लेकर के आ गए संसद स्थगन के लिए कि ये अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ क्या स्थिति है, इस प्रस्ताव पे आज हम लोकसभा का स्थगन करते हैं। इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ संसद चलने से रोक देना है, और जो असली वास्तु स्थिति है स्त्रियों की इस देश में, उस पर कोई इसका मतलब बहन जी ने क्लियर कर दिया, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। बहन जी ने चाइना, बहन जी अपनी बात करी, प्रधानमंत्री पार्टी से तय होंगे, पार्टी में करना है सदन के नेता। इन्होंने चाइना की बात की। चाइना फिंगर 4 फिंगर 5 में अंदर रख के बैठ गया, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि घुसा ही नहीं। रक्षा मंत्री कहते थे कि चाइना के लोग अंदर आ गए। हमारे 20 आप चाइना पे बहस चाहते हैं या मणिपुर?